ओके जी, आपके आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और लास्ट क्लास में हमारी वर्किंग चल रही है जी। हमने अपना सर्वर क्रिएट किया था बैकएंड में Node.js की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ HTTP मॉड्यूल। आज उसी HTTP मॉड्यूल को कवर अप करते हुए हम अपना जो फ्रंट एंड है उसको बैकएंड के साथ अटैच करेंगे और देखेंगे किस तरह से वो हमारे पास शो करता है चीज़ों को। ओके, दिस इज़ अ server.js फाइल जिसमें हमने सबसे पहले अपना HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मॉड्यूल जो है उसको रिक्वायर किया है। कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एंड पॉइंट्स होते हैं आपकी कम्युनिकेशन के पोर्ट्स। तो वो एक पोर्ट नंबर आपने मेंशन किया 8000 का। उसके बाद आपने एक कॉन्स्ट सर्वर करके एक अपना वेरिएबल बनाया है जिसमें आप http डॉट क्रिएट सर्वर का मेथड गेट करें और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर जाते हैं। अब कंसोल डॉट लॉग में आपने लिखा है, ये कंसोल डॉट लॉग तब विजिबल होता है जब यूज़र आपके एग्जैक्ट सर्वर को हिट करता है, और जब वो यूज़र एग्जैक्ट सर्वर को हिट कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स पे कोई चीज़ शो होनी चाहिए, लाइक कोई फाइल अभी के लिए हम यहाँ पे रेंडर कराएंगे। बट क्योंकि फाइल रेंडर कराने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे res डॉट एंड का मेथड यूज़ किया है और उसमें जस्ट एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया था कि यूज़र को कुछ ना कुछ दिखे। अगर हम res डॉट एंड में कुछ भी नहीं काम कर रहे थे, रिस्पॉन्स एंड res डॉट एंड मीन्स रिस्पॉन्स डॉट एंड, कि जब यूज़र का रिस्पॉन्स एंड हो तो क्या दिखना चाहिए। जब हम कुछ ही काम नहीं कर रहे थे तो आपका होम पेज लिखा नहीं आ रहा था और आपका जो ब्राउज़र है वो रिलोड होता ही जा रहा था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसके रिलोडिंग बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए और वैसे भी कोई चीज़ शो करवानी थी तो res डॉट एंड में हमने होम पेज पास कर दिया। अभी होम पे जब आप स्पेसिफिक उस पर जाएंगे ब्राउज़र पे 8000 पे तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। उसके बाद हमने सर्वर डॉट लिसन करके आपका जो पोर्ट होता है इस पर अपने सर्वर को स्टार्ट किया। ये बताएगा कि हमारा जो सर्वर है वो इस पोर्ट पे चल रहा है। अच्छा जी, इसको ज़रा लाइव करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास आती है इसकी। पहले से हम अपना गूगल ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट 8000 को यहाँ पे हमने मेंशन करना है कुछ। ओके, यहाँ पे आप लोग जाएंगे जी, नोट करके हमारी सर्वर डॉट जेएस की जो फाइल है उसको आप लोग स्टार्ट करेंगे और आपका पोर्ट नंबर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम इसको भी एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे होम पेज विजिबल हो जाए और हमारा सर्वर लिखा आएगा कि यूज़र ने हिट कर लिया और आपके पास विजिबल है यूज़र रीच द सर्वर। जब आपका यूज़र मल्टीपल टाइम रीच करता जाएगा उतनी बारी आपका टेक्स्ट विजिबल होता जाएगा। अब जी हम क्या करने लगे हैं, हम इस पर थोड़ी सी पहले देख लेते हैं कि क्या होम पेज पे होकर काम किस तरह से दिखे, अगर राउटिंग अबाउट पेज पे हो तो वो किस तरह से दिखे। तो ये सब चीज़ें मतलब कि बैकएंड पे यूआरएल्स को कैसे वर्किंग करते हैं। तो हम क्या करने लगे यहाँ पे, आपके पास अब ये वाला काम इस तरह नहीं करने लगे जो हमने लिखा हुआ है अपना पूरा कंसोल डॉट लॉग और res डॉट एंड। हम यहाँ पे अब कंडीशंस लगाने लगे हैं। कंडीशंस क्यों लगाने लगे हैं, बिकॉज वी नो कि हमारे पास अगर कोई काम होगा पेज बेसिस पे कि होम पेज पे क्या पेज रेंडर हो तो उसके लिए हमें कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है। अब चलते हैं यहाँ पे और मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो हमें रिक्वेस्ट प्रोसेस थी, जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर है इसमें से इसको गेट करना है। कैसे, कॉन्स्ट यूआरएल करके एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे हम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। अब रिक्वेस्ट में से आपने क्या गेट करना है, आपने उसका यूआरएल गेट करना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे राउटिंग करो कि अगर तो मेरे पास यूआरएल जो है, इफ़ यूआरएल इक्वल्स टू फॉरवर्ड स्लैश मीन्स के होम पेज के बराबर अगर यूआरएल है तो फिर आपके यूज़र को क्या शो करो, res डॉट एंड यहाँ पे यूज़ करो, रिस्पॉन्स एंड कर दो और रिस्पॉन्स एंड करके आप यहाँ पे उसको बता दो दिस इज़ होम पेज कुछ। अगर तो यूआरएल आपका फॉरवर्ड स्लैश के इक्वल है। उसके बरक्स अगर यूआरएल आपका फॉरवर्ड स्लैश के इक्वल नहीं है, आपने अबाउट पेज को भी शो करवाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एल्स इफ वाला वर्किंग कर सकते हैं जो हमने सिंपल जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है। सो वी गो विद एल्स इफ फॉर अबाउट पेज, क्योंकि मैं अबाउट पेज को भी रेंडर करना चाह रही हूँ कि यूआरएल अबाउट पे हो तो फिर क्या दिखे। अगर तो हमारा यूआरएल जो है स्लैश अबाउट है, अबाउट का पेज अगर यूआरएल आ रहा है तो फिर उसको उसमें क्या चीज़ शो करे, res डॉट एंड में यहाँ पे शो करके दिखा दे कि ये अबाउट पेज है कुछ। इफ़ हो गया, एल्स इफ हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब आपका सिंपल एल्स पार्ट रहेगा। इस एल्स पार्ट में हम लिख देंगे कि अभी के लिए मेंशन करें ना, और भी पेजेस होंगे तो आप उस तरह कर सकते हो एल्स में जाके कॉन्टैक्ट वगैरह। बट अब हम यहाँ पे एल्स पे कोई वर्किंग शो करवाना चाह रहे हैं और ये वाली वर्किंग शो करा देते हैं कि अगर यूज़र किसी इरेलीवेंट पाथ पे चला जाता है। तो एल्स पे लिखते हैं जी कि अगर आपका यूज़र किसी इन दोनों पाथ के अलावा किसी और पाथ पे जाता है तो उसको शो करा दो जी कि आपके पास क्या काम है, आपका रिस्पॉन्स जो है वो गलत है।
इररेलीवेंट पेज, कुछ ही कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और जब हम चेंजेस करते हैं हमें हमारा टर्मिनल दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। CLS करो, टर्मिनल दोबारा स्टार्ट भी करना पड़ता है, टर्मिनल रन भी करना पड़ता है और उसको हम यहाँ से रिलोड भी करके देख लेते हैं। अभी के लिए आपका जो है फॉरवर्ड स्लैश है, तो फॉरवर्ड स्लैश पे आपको होम पेज दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश होता है। लेकिन हम अगर अबाउट पे जाते हैं तो क्या हमें अबाउट दिख रहा है? तो बिल्कुल अबाउट भी दिख रहा है। अगर मैं अबाउट की बजाय यहाँ पे कुछ इस तरह से अबाउट के रैंडम पेज, मतलब कि अब कोई इरेलीवेंट पेज है, उस पर जाते हैं तो मुझे इरेलीवेंट पेज भी दिख रहा है, मतलब कि हमारी राउटिंग जो है वो बैकएंड पे ठीक चल रही है, डाउट्स किस तरह से बन रहे हैं, हमने नेविगेट कर लिया कि किस पेज पे हमारे यूज़र को क्या कंटेंट दिखना चाहिए। अब ये करते हैं, जो हमने फाइल्स बनाई हैं वो रेंडर करते हैं अपने यहाँ पे। तो कैसे रेंडर करेंगे? सबसे पहले तुम यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिमूव कर रही हूँ, उसको हम डिलीट कर रहे हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी सारी जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको मैं डिलीट कर रही हूँ, सिर्फ सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल रख रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, ये हमारी सर्वर डॉट जेएस की फ़ाइल है। इसका कोड कुछ ये दोबारा से देख लेते हैं। हमने कुछ ये काम किया सिंपल रेंडरिंग करने के लिए कि आपके पास यूआरएल बेसिस पे आपकी जो है वो आउटपुट शो करवाएगा। अब क्या करना है, अब हमें एक अपना फ्रंट एंड लेके आना है और बैक एंड के साथ उसको अटैच करना है कि बैक एंड में किस तरह से वो पेजेस पे रिटर्न कर रहा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तुम यहाँ पे अपना एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना लेते हैं जिसमें आपके पास काम होगा सारा फ्रंट एंड कुछ ये। और अभी हमने कुछ फ्रंट एंड पे वर्किंग की हुई है, तो उसी से हम फ्रंट एंड को उठाते हैं और यहाँ पे जो है ना ऐड कर देते हैं। जो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस प्रोजेक्ट है, इसमें से जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल है, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करो इसको और यहाँ पे हमारा जो बैकएंड 109 है, इसमें जो हमने फ्रंट एंड का फोल्डर बनाया है इसमें पेस्ट कर देते हैं कुछ ये। अब हमारे पास एक फ्रंट एंड की फ़ाइल आ गई है, यहाँ पे भी चल के देख लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल आ गई है जिसमें ये पूरा का पूरा कंटेंट और ये आपकी प्रॉपर वर्किंग हुई है। अब हमने इसको रेंडर कैसे करना है यहाँ पे, इसको देखते हैं। सबसे पहले टॉप पे हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है अपने वो एफएस के मॉड्यूल में से कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं जी कॉन्स्ट। ओके, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार्ट करो। रिक्वायर करना है हमें, और रिक्वायर का सिस्टम कुछ ये है। रिक्वायर करना है किस मॉड्यूल से, फ्रॉम एफएस मॉड्यूल, क्योंकि फाइल सिस्टम में नेविगेशन चाहिए ना, एड्रेस ऐड करने, इसीलिए हमें उसको ऐड करना है। अभी रीड कर रहे हैं फाइल हम, क्योंकि फाइल क्रिएट नहीं कर रहे और हमने पता है कि वो पूरा का पूरा कंटेंट शो कराता है। तो रीड फाइल का हम जो है ना अपना एक ये वाला फंक्शन इसको यूज़ करने लगे। अब क्या करेंगे जी, एक वेरिएबल बना लें, कॉन्स्ट टेस्टिंग के नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वो फाइल रीड करेंगे। फंक्शन को कॉल कराएंगे। सबसे पहले तो हमें एड्रेस देना होता है कि कौन सी फाइल हमें रीड करनी है। फ्रंट एंड के अंदर जो हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फ़ाइल है उसको रीड करो, और आपको पता है कि रीड फाइल से सिंक्रोनसली आपसे दूसरा पैरामीटर रहता है UTF-8 का। अब ये काम करने से आपके पास क्या होगा, आपके पास फाइल असेसेबल है आपके इस टेस्टिंग के फोल्डर में। अब जो क्योंकि फ़ाइल आपके पास असेसेबल होती है तो फाइल को रेंडर करने का, रिटर्न करने का आपके पास मेथड कुछ ही होगा। हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारे पास राउटिंग में आपका फॉरवर्ड स्लैश है, मीन्स होम पेज है, तो रेस डॉट राइट हेड करके एक चीज़ होती है हमारे पास, उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, रेस डॉट राइट करके आपकी जो फाइल वाला एक फंक्शन आप उसको यूज़ करोगे और इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद आपने एक रेस डॉट राइट यूज़ करना है और एक रेस डॉट राइट हेड और एक रेस डॉट राइट यूज़ करना है, ये 2 चीज़ें कुछ। एक रेस डॉट राइट हेड ये वाला फंक्शन और एक रेस डॉट राइट फंक्शन। अब इसमें क्या करना है कुछ, और रेस डॉट एंड अब आपका कुछ एंड पे आएगा, रिस्पॉन्स एंड कर दो कुछ। अच्छा जी, रेस डॉट राइट हेड में आप यहाँ पे 2 पैरामीटर्स बताते हो। एक तो स्टेटस कोड्स होते हैं। स्टेटस कोड्स आपकी बेसिकली वर्किंग को शो करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं कि सक्सेसफुल स्टेटस कोड क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट है तो उस पर स्टेटस कोड क्या आ रहा है। ये सब चीज़ें आपकी प्रॉपर वर्किंग को शो करने के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो हम रेस डॉट राइट में जो आपका सक्सेसफुल होता है ना, अगर सब चीज़ें ओके हो जाए तो उसके लिए हम 200 का स्टेटस कोड यूज़ करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपने इसको बताना है कि जो आप फाइल रिटर्न कर रहे हो ये ओके, अगर 200 का स्टेटस कोड आ गया है तो इस फाइल की कंटेंट टाइप क्या होनी चाहिए, लाइक इस फाइल में जो काम हो रहा है उसकी क्या किस्म होनी चाहिए, किस किस्म का काम हो रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप करके आपके पास एक फंक्शन आता है, एक वेरिएबल्स में यूज़ करेंगे दिस वन। कंटेंट टाइप को गेट करो और इसमें हम बता रहे हैं हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का है। आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में होता है और वो HTML टेक्स्ट रेंडर कर रहा होता है। अगर आप यहाँ प्लेन लिख दोगे तो आपकी HTML को कंसीडर नहीं करेगा, प्लेन टेक्स्ट कंसीडर करेगा। अब आपने क्या करना है, ये जो टेस्टिंग वाला आपका वेरिएबल है जिसमें आप पूरी की पूरी HTML की फाइल रेंडर कर रहे हो, res डॉट राइट वाले फंक्शन में आपने इसको पास करना है कि आपका जो है पूरा का पूरा फंक्शन गेट हो जाता है। तो आप पूरी की पूरी ये फाइल इस पर शो कर दो। इस टाइम पे हम res डॉट एंड को बिल्कुल ब्लैक रखेंगे। यहाँ पे चलते हैं और इसको रिलोड करके देखते हैं कि क्या हमारे पास पूरी की पूरी HTML रिटर्न हो रही है। ओके, वी हैव टू अपडेट दिस, हमें इसको अपडेट करना है, अपने टर्मिनल को क्लोज करना है। नोड.जेएस में आपके पास यही होता है कि आपको पूरे टर्मिनल स्टार्ट करना पड़ता है मल्टीपल टाइम, ऑल्दो आपने ऑटो सेव इनेबल भी किया हुआ है। आगे जाके हम इसको देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे टर्मिनल बार बार हमें रिलोड ना करना पड़े। अब इसको रिलोड करें तो देखिए पूरी की पूरी जो HTML आपकी वो रिटर्न हो रही है। हमारे पास वही कुछ काम किया हुआ था कि हमने वेब वर्क की हेडिंग बनाई हुई थी एक, और उसके बाद हमने अपने पूरा का पूरा लॉजिकल थिंकिंग इसमें ऐड की हुई थी। अब देखिए पूरी की पूरी HTML आपकी यहाँ पे रेंडर हो गई है ऑन द बैक एंड बेसिस। कुछ सेम आप बाकी प्रोसेस के लिए भी ऐसे कर सकते हो। अब क्या आप लोगों को करना है, आप लोगों को एक वर्किंग अगर बताएं CSS की फ़ाइल कैसे रेंडर करनी है, क्योंकि इसमें CSS भी है तो हम यहाँ पे चलते हैं और CSS को भी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो है फोल्डर क्या है, इस रिस्पॉन्सिवनेस प्रोजेक्ट में से आपको CSS की फ़ाइल भी गेट करनी है, उसको भी कॉपी करें और उसको पेस्ट कर दें G109 फ्रंट एंड के अंदर कुछ ये। अभी दोनों फाइल्स आपकी गेट हो गई फ्रंट एंड के फोल्डर से बैक एंड के फोल्डर में। अब जी क्या करते हैं, आप इसको यहाँ पे असेस करते हैं कैसे हमें एक और वेरिएबल बनाना है। कैसे जी, जैसे आपको जो भी फाइल बनानी है गेट करनी है उसके लिए आपको वेरिएबल बनाना है सेपरेटली इन नोड.जेएस। नोड.जेएस पे जो है ना सर्वर बनाने का काम थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी और लेंथी भी है। बट एक्सप्रेस.जेएस जो कि नोड.जेएस का फ्रेमवर्क है और हमने अपनी आज की क्लास में उसको स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या है काम आपका आसान हो जाता है। स्टाइल के नाम से वेरिएबल बना देते हैं, रीड फाइल सिंक्रोनसली को गेट करो, फंक्शन उसको बताओ कहाँ से आपको गेट करना है। फ्रंट एंड के फोल्डर में style.css को गेट करो और उसके बाद आप उसमें ये UTF-8 का पैरामीटर जो है वो पास करोगे। अब ये काम कर लिया मैं। अब URL जो है वो कह रही हूँ कि अगर वो style.css के बराबर हो, मतलब कि आपकी index.html को पूरी रेंडर कर रहा है तो ये वाला URL गेट कर रही हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी index.html में style.css ऐड है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा URL जो है वो style.css के बराबर हो, STYLE style.css के इक्वल हो, तब आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है जो ऊपर काम किया है। कैसे, सबसे पहले res.write-head का फंक्शन यूज़ करेंगे और इस res.write-head में आपने सबसे पहले स्टेटस कोड बताना है 200 का, कंटेंट टाइप बताने की कंटेंट किस किस्म का है। तो कंटेंट टाइप आपके पास क्या आएगी उसको भी हम देख लेते हैं। पहले अपनी कंटेंट टाइप यहाँ पे, अब इस टाइम पे आपकी टेक्स्ट HTML नहीं आएगी, अब इस टाइम पे आपकी कंटेंट की टाइप आएगी टेक्स्ट CSS कुछ ये। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखोगे res.write सिंपल, और इसमें हमारा जो स्टाइल वाला वेरिएबल है उसको हम पास कर देंगे जिसमें हमारी पूरी की पूरी स्टाइलिंग आ रही है। एंड पे आप res.end को ऐसे ही ऐड कर दोगे कुछ रिस्पॉन्स एंड करने के लिए, res.end कुछ। अब देखते हैं, आपको टर्मिनल दोबारा स्टार्ट करना है, Ctrl+C CLS भी क्लियर कर ले, नोड server.js की फ़ाइल और टर्मिनल हमारा स्टार्ट है। इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी पूरी की पूरी HTML और CSS आपके बैकएंड के साथ रेंडर होकर यहाँ पे रिटर्न हो रही है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, आप लोगों ने किया, इस प्रोसेस को फॉलो अप करना होता है अपनी किसी भी फाइल्स को रेंडर करना है। अब आपको इमेजेस रेंडर करनी है तो उनको भी इसी तरह वेरिएबल बना के सेव करवाना है रीड फाइल सिंक्रोनसली में, और उनको रेंडर करना है किसी तरह पाथ बना के। JS की फाइल है तो वो भी इस तरह होगी। इसके लिए आपके पास ऐसा ही काम होता है। अब ये काम आपके पास जो है ना, इसमें यही मुश्किल शो कर रहा होता है कि हर चीज़ के लिए सेपरेट फ़ाइल बनानी है, सेपरेट राउट बनाने हैं, जो कि आपके काम को मुश्किल करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेस.जेएस क्या है और क्यों उसको यूज़ किया जा रहा है। एक चीज़ तो मैंने आपको अभी उसका फ़ायदा बता दिया कि काम आसान होगा। ये आपका सर्वर बैकएंड का बन गया है और आपने खुद ये क्रिएट किया है 8000 के पोर्ट पे।
जो कि आपकी फ्रंट एंड की फ़ाइल को भी अटैच कर रहा है आपके बैक एंड में। अब हम ज़रा एक्सप्रेस जेएस के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि एक्सप्रेस जेएस हमारे पास क्या है। जी, इसको रीड करें ज़रा कोई आप में से। व्हाट इज़ एक्सप्रेस जेएस? स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट है मीटिंग में? जी, मुहिबुल्लाह इसको रीड करें ज़रा, एक्सप्रेस जेएस क्या है हमारे पास। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। What is Express.js? A lightweight, flexible Node.js web application framework simplify the process of building a robust and scalable web application. Provide a suite of powerful features for web and mobile applications. बिल्कुल। अब एक्सप्रेस जेएस हमारे पास क्या है कि एक नोड जेएस का फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के साथ इजीली वर्किंग कर सकते हैं। प्रोसेस इसमें ईजी है, रोबोस्ट और स्केलेबल वेबसाइट्स, ऐसी वेबसाइट जिसमें अगर यूज़र 10 वेबसाइट पे ओके काम कर रहा है, 10 यूज़र्स पे ओके काम कर रही है आपकी वेबसाइट, तो वो वेबसाइट आपकी 100 यूज़र्स पे भी ओके काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब अमाउंट ऑफ यूज़र इंक्रीज़ करे तो वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाए या हैंग हो जाए। तो ये वेबसाइट इस तरह की बनाई जा सकती है जो आपकी कम यूज़र पे भी ओके काम करें और ज़्यादा यूज़र्स हो जाए तो भी ओके काम करें। तो ये वाला प्रोसेस भी आपके पास जो है ना आसान तरीन कर दिया एक्सप्रेस जेएस ने। प्रोवाइड्स अ सूट ऑफ पावरफुल फीचर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। बहुत पावरफुल फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए और वेब एप्लीकेशंस के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोगों ने पूरा काम कर लिया फ्रंट एंड पे, और हमने अगर देखा है स्टार्टिंग की क्लास में जाएँ तो हमने देखा था कि जेएस से हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अब वहाँ पे फ्रंट एंड में एक लिमिटेशन आ जाएगी, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाओगे आपको रिएक्ट नेटिव करके एक टेक्नोलॉजी होती है वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन बैकएंड में आप एक्सप्रेस जैसे काम कर सकते हो, बैकएंड की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दोनों आप एक्सप्रेस जेएस से बना सकते हो, दोनों के लिए हेल्पफुल है ये। अब इसके ना कुछ फीचर्स हैं एक्सप्रेस जेएस के। मिडलवेयर, राउटिंग, टेम्पलेट इंजन्स, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रेस्टफुल एपीआईज, यही इसकी फीचर्स समझ लें, एडवांटेजेस समझ लें, बेसिक मेजर रोल समझ लें, ये सब चीज़ें। अब मिडलवेयर आपके पास क्या होता है, इसको ज़रा मैं आपको एक न्यू फाइल के साथ जो है ना बना के सिखाती हूँ कि मिडलवेयर हमारे पास क्या है, फिर आप इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा रिक्वेस्ट प्रोसेस किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कुछ ये प्रोसेस आ रहा होता है, ये आपका जो समझ लो कि मिडलवेयर है। मिडलवेयर किस तरह काम करता है, एक चेक पॉइंट के तौर पे काम करता है। यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि यूज़र ने अपनी वेबसाइट को असेस करने के लिए लॉगिन की एक रिक्वेस्ट भेजी फॉर एग्जांपल। बीच में एक मिडलवेयर होगा। मिडलवेयर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि रिक्वेस्ट ओके है, वैलिड पर्सन ने, ऑथेंटिकेटेड पर्सन ने रिक्वेस्ट शेयर की है कि नहीं की। अगर तो आपकी रिक्वेस्ट ओके और ऑथेंटिकेटेड कर देगा ये एक्सप्लोर, ठीक है, इसको अलाउ कर देगा, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड होगी और आपकी जो जर्नी है वहाँ तक उसको मूव करेगी। तो यहाँ पे आपके पास मिडलवेयर जो होते हैं ये एक चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे मॉल में आप लोगों की चेकिंग होती है, आप एंटर होते हो, तो वो वाला जो चेक पॉइंट वाला सिस्टम है आपकी वेबसाइट में, वो मिडलवेयर परफॉर्म कर रहा होता है। मिडलवेयर ने करना क्या, देखना है कि यूज़र सही से ऐड हुआ है, यूज़र जो ऐड हुआ है वो ठीक से ऑथेंटिकेटेड पर्सन है कि नहीं है, कि यूज़र जो है कोई हमारे पास हैकर वगैरह तो नहीं है जो वेबसाइट को असेस कर रहा है। वे होते भी मिडलवेयर फंक्शंस हैं, कुछ बिल्ट इन मिडलवेयर प्रोवाइड करता है आपको एक्सप्रेस काम करने के लिए, कुछ आप उससे भी बना लेते हो, जैसे फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, और फंक्शंस आप उससे भी बना लेते हैं। तो ये जो मिडलवेयर का काम कुछ यही है कि चेक करना है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करना है, और बीच में उनके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको वापस भेज दो, अगर नहीं इशू आ रहा है तो आगे उसको रिस्पॉन्स के लिए भेज दो और प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करके यहाँ पे इसको शेयर कर दो। अब ज़रा आप इसको रीड करें तो मिडलवेयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टेप्स रिक्वेस्ट एक्शंस, मतलब कि यूज़र, मैंने अभी आपको बताया सेट ऑफ रूल्स है और एक फंक्शंस होते हैं, वैसे इटसेल्फ ये यूज़र एक्शन, यूज़र जो एक्शन परफॉर्म करेगा उसको चेक करना, इट इज़ अ वैलिड एक्शन और इनवैलिड एक्शन।
डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले बीच में एक मिडलवेयर होता है, जैसे यहाँ पे बताया कि ये हमारी एक डेस्टिनेशन है यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट स्टार्ट हो रही है, ये आपका रिस्पॉन्स है, तो बीच में एक मिडलवेयर होता है जो चेक करता है कि ये काम ओके है कि नहीं है। इन Express.js when a user make a request to the server, जब यूज़र रिक्वेस्ट पे सर्वर पे क्लिक कर रहा होता है, जैसे भी हम गए हैं 8000 पे, तो वो क्या कर रहा होता है, आपके पास सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर कर रहा होता है, जैसे पोर्ट नंबर पे जाना या आपके पास कोई फॉर्म सबमिट करवाना, ईच एंड एवरीथिंग, कोई फॉर्म क्लिक कर देना, उसको लिंक कर देना। तो ये क्या कह रहा है Express.js में, जब आपको यूज़र इस तरह की कोई ऑप्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो मिडल वेयर बीच में एक चेक पॉइंट के तौर पे काम करता है कि वो जो यूज़र है, वो जो रिक्वेस्ट प्रोसेस है, वो ठीक है कि नहीं है। और अगर वो ठीक है, मिडल वेयर परफॉर्म क्या क्या कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, और आगे उसको प्रोसीड भी कर सकता है कि ठीक है आप नेक्स्ट फंक्शनलिटी के लिए मूव कर जाओ। तो वो जो मेन गार्ड सिस्टम होता है ना, अगर आप रियल टाइम में देखो तो गार्ड आपको अलाउ करता है कि ठीक है इस प्लेस में आपने एंटर हो जाना है सब चीज़ें चेक करवाने के बाद। अगर तो आप वैलिड पर्सन होते हो तो आप उस प्लेस में एंटर हो जाते हो। अगर आप इनवैलिड पर्सन हो या कुछ ऐसा मटेरियल आपके पास होता है जो कि थोड़ा सा आपको जो है उस तरफ लेके जाता है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो फिर आप उस मॉल में या स्पेसिफिक जगह पे ऐड नहीं होते, आपको अलाउ नहीं किया जाता वहाँ पे। तो इसी तरह मिडलवेयर भी वही उसी पर्सन की जो है वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन भी किया चेक पॉइंट की, कि देखेंगे कि क्या काम करना है, रिक्वेस्ट आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर ठीक रिक्वेस्ट है तो आगे चली जाए, अगर बैड है तो उसको रिजेक्ट किया जाए। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप पढ़ें, इमेजिन यू आर लॉगिंग इन टू एन ऐप, आप एक ऐप में लॉगिन कर रहे हो, बिफोर अलाउइंग यू द ऐप चेक्स योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आप जब भी हो तो आप देखते हो कि आपका जो ऑल द टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड आप लॉगिन करते टाइम ऐड नहीं करते हो, बट ये ऑल द टाइम आपका यूज़र नेम और पासवर्ड चेक किया जाता है अगर आप सम टाइम कुछ देर बाद उस ऐप को दोबारा से एसेस करते हो या उसका सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको वो पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो चेक कर रहा होगा ना, जो चीज़ आपके बैकएंड में पासवर्ड और यूज़र नेम को चेक करती है, वो आपका मिडलवेयर एक फंक्शन बना होता है जो चेक करता है आपके पासवर्ड एंड यूज़र नेम को। इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट यू प्रोसीड, इफ़ इट नॉट यू कैन नॉट प्रोसीड एंड एरर मैसेज इज शो। ये मैंने अभी बता दिया, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी तो आप प्रोसीड कर जाएंगे, इनकरेक्ट होगी तो आप प्रोसीड नहीं करेंगे। और मिडलवेयर आपके इंटरव्यू फंक्शंस भी होते हैं जो आपके पूछा जाता है कि मिडलवेयर क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो पूरी की पूरी ये डिटेल जो स्लाइड है आपके मिडलवेयर को ही शो करिए कि किस तरह से वो वर्किंग करता है। अब जी दूसरा रोल हमने क्या पढ़ा है राउटिंग के नाम से, कि राउटिंग क्या होता है मिडलवेयर के बाद। तो ज़रा राउटिंग को रीड करें आप लोग। जी आयशा, राउटिंग को रीड करें ज़रा बच्चे। आयशा, आर यू प्रेजेंट? जी सईद हुसनैन। वकास अहमद, आप प्लीज़ इसको रीड कीजिएगा। Okay, ma'am. Routing. Routing is like creating paths or roads in your application. Every time a user visits a URL or clicks on a link, the app decides which part of the website to show based on routes. Express.js helps set up the routes so that the right information is shown when the user goes to a specific web address. For example, if you visit www.myapp.com or home, you want to see the home page. If you visit www.myapp.com slash about, you expect to see the about us page. Routing in Express.js makes sure you get the correct page when you visit these addresses. एग्जैक्टली अभी जैसे हमने राउटिंग की, ये देखे आपने कि फॉरवर्ड स्लैश पे हमने होम पेज को शो करवाया है एंड स्लैश अबाउट पे हमने अबाउट पेज को शो किया है, तो दिस इज़ राउटिंग। तो यही वो काम कह रहा है कि आपकी जो एक्सप्रेस जैसे इसमें राउटिंग भी बड़ी आसान है। आप क्या करते हो, जैसे होम पेज लिखते हो, यहाँ पे आपके राउटिंग में यूआरएल में होम होता है तो वो होम पेज रिटर्न करता है, अगर आप अबाउट लिखोगे तो अबाउट पेज रिटर्न करेगा। तो ये राउटिंग वाला प्रोसेस भी बैकएंड में आपका ये असेस करता है और इसका एक फीचर है। अब जी टेम्पलेट इंजन्स क्या होते हैं, कुछ ये टेम्पलेट इंजन्स जो हैं जो आपकी HTML जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके पास एम्बेडेड JS EJS के नाम से और पग के नाम से एक टेम्पलेट इंजन है जो कि यूज़ किया जाता है।
अगर आप वर्किंग कर रहे हो, वैसे हमारा टेम्पलेट इंजन से तो कोई रोल नहीं है, बट फिर भी ये ऐड किया जा रहा है कि अगर आप लोग करना डायनेमिक HTML रिटर्न करना चाहते हो तो यू कैन गो विद टेम्पलेट इंजन एम्बेडेड JS एंड पग। ये क्या करते हैं आप लोगों के पास, जैसे आपको थिंक ऑफ अ शॉपिंग वेबसाइट वेयर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, जैसे नेम, प्राइस और इमेजेस। अगर कोई नई प्रोडक्ट ऐड की है तो वो फिर से चेंज होगी, प्रीवियस प्रोडक्ट है तो उसमें फिर से चेंज होगी। तो यही वही कह रहा है कि अगर इस तरह की वर्किंग हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हो, टेम्पलेट इंजन को यूज़ कर लेते हो ताकि आपके पास जो काम है वो बड़ा सा ईजी हो जाए। यू डोंट हैव मैनुअली अपडेट, फिर आपको बार बार जाके वो अपडेट नहीं करना पड़ता, टेम्पलेट इंजन जो है वो खुद से उसको अपडेट कर देते हैं। तो जो आपका एक्सप्रेस JS है वो आपको टेम्पलेट इंजन प्रोवाइड करता है, दो किस्म के, एम्बेडेड JS और पग को यूज़ करके आप वर्किंग कर सकते हो। तीसरी चीज़ क्या है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी जनरेट करना। जब आप किसी क्लाइंट के साथ वर्किंग करते हो और अगर आपको वो कहता है कि मुझे पहले आप इसका एक खाका बना के दिखाएं, जैसे अगर हम बात करें घर बनते हैं तो उससे पहले उसका एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनता है, तो उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहेंगे। उसी डिज़ाइन को अगर आपका क्लाइंट ओके करता है तो आप कहते हो ठीक है। अब बैकएंड में वैसे तो आपका डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर वर्किंग हो रही होती है आपकी उसके साथ, फिर आपका जो यूज़र इंटरफेस जो है वो UI/UX पर्सन डिज़ाइन बना के देता है, बट ये उस डिज़ाइन की बात नहीं हो रही है, ये आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात हो रही है कि किस तरह से आपके बैकएंड का फ्लो होगा। तो वो फ्लो भी डिज़ाइन करने के लिए अगर किसी और फ्रेमवर्क में जाते हैं तो हमारे पास काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे कुछ ही ईजी इस तरह से होगा कि आपके पास ये रैपिडली बहुत फास्टली प्रोटोटाइपिंग आप इसमें कर सकते हो, जो कि ईजिली आपके पास मैनेजेबल है। मतलब एक उसको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बना के क्लाइंट के साथ आप जल्दी से शेयर कर सकते हो, जो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को अलाउ करता है। उसके बाद यहाँ पे इंतहाई इम्पोर्टेंट टर्म है रेस्टफुल APIs, कि रेस्टफुल APIs हमारे पास क्या होती हैं और क्यों हमने रेस्टफुल APIs को यूज़ करना है। कुछ रेस्टफुल APIs बैकएंड पे अगर आप चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसमें हमारे पास कुछ क्या होता है, आपके बैकएंड में कुछ वर्किंग हो रही होती है, या तो आप वर्किंग कर रहे होते हो कि कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हो, या आप कोई प्रोडक्ट डिलीट कर रहे होते हो, या आप किसी प्रोडक्ट को अपडेट होता देख रहे होते हो जो कि एडमिन साइट पे काम कर रहा होता है। जैसे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें या तो आप देख रहे होगे कि न्यू रोज़ चीज़ें आ रही हैं, न्यू इमेजेस ऐड हो रही हैं, तो ये ऐड करने का वाला प्रोसेस है। जो चीज़ें सेल आउट हो गई हैं वो उस वेबसाइट से रिमूव कर दी गई हैं, दिस इज़ डिलीट प्रोसेस। और कुछ चीज़ों की प्राइस कैटेगरीज विद द हेल्प ऑफ सेल जो है वो अपडेट होती रहती है, तो दिस इज़ अपडेट प्रोसेस। तो ये वाला अगर आपको सारे यूज़र गेट करने हैं, देखने हैं सब यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन, तो वो गेट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे ये आप इसको डिटेल से रीड करेंगे कि क्या वर्किंग हो रही है, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, बट ये मैंने बता दिया कि आपको अपडेट करना है तो डिलीट करना है, और ये किस प्रोसेस के लिए आप कौन सी रिक्वेस्ट को यूज़ करते हो। अब आपके पास जी जेंगो एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन बेस्ड है, और एक्सप्रेस JS है ये आपका जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, एक्सप्रेस JS में ना आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रैच से आपने हर चीज़ तैयार करनी है, खुद से तैयार करनी है। जेंगो आपके पास एक बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क है जिसमें आपके पास क्या काम है, आपको बनी बनाई चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, फॉर्म्स, ऑथेंटिकेशंस एंड ऑथराइजेशंस मिल जाती हैं, लॉगिन सिस्टम्स मिल जाते हैं, डेटाबेसेस मिल जाते हैं। वेल मेरी वर्किंग तो जेंगो पे भी है, मैं स्टूडेंट्स को जेंगो भी सिखाती हूँ और एक्सप्रेस भी। तो जब वो जेंगो बेसिकली पाइथन बेस होता है, वो डिफरेंट स्टैक है, हमारे पास डिफरेंट स्टैक में आ जाता है, मन स्टैक में नहीं आता जेंगो। बट क्योंकि वो भी पॉपुलर है, पाइथन अगर मशहूर है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है क्योंकि पाइथन ईजी होती है, तो फिर लोग उसकी वेब के लिए जेंगो में जाते हैं। तो जेंगो में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बनी बनाई ऐड की है, बस आपको उनको यूज़ करना है। यहाँ पे आपके पास ये होता है कि वो फिर लिमिटेशंस आ जाते हैं कि आप उन्हीं बनी बनाई चीज़ों को फिर अपडेट करो, कुछ ये वाला सिस्टम समझ लें कि जेंगो आपके पास जो है बूटस्ट्रैप की तरह है जिसमें बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, आपने बस उसको यूज़ करना है। एक्सप्रेस JS आपके पास CSS की तरह है जिसमें आप चीज़ें खुद से बनाओगे, उसको यूज़ करोगे। फिर इसके अलावा रूबी ऑन रेल्स, एज अ डेवलपर हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम एक ही टेक्नोलॉजी पे स्टिक कर जाए, हमें हर टेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए, काम सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी पे करना है अच्छे से। तो ये है कि मास्टर आप एक टेक्नोलॉजी में हो जो एक्सप्रेस JS में, लेकिन बाकी का नाम तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या काम किस तरह चल रहा है। इसी पर्पज़ के लिए मैंने डिफरेंट फ्रेमवर्क के साथ इसका कंपैरिजन किया है, जिसमें ROR रूबी ऑन रेल्स का फ्रेमवर्क है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग पे चलता है, बट स्टिल अभी इतना ट्रेंडिंग पे नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है और इसकी इतनी कस्टमर सपोर्ट नहीं है। अब जो रिक्वेस्टेज हैं जिसमें हमारे पास रेस्टफुल APIs की रिक्वेस्ट आ रही थी, उसके बारे में हमने बताया कि ये रीड ओनली होती है। गेट रिक्वेस्ट जो है आपके पास, पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आपने कोई यूज़र क्रिएट करना है उसके लिए यूज़ की जाएगी, और आपकी जो पुट रिक्वेस्ट है अगर आपको किसी चीज़ को अपडेट करना है, डिलीट रिक्वेस्ट अगर आपको कोई यूज़र डिलीट करना है, पैच रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पार्ट को अपडेट करना है, पूरा का पूरा यूज़र अपडेट नहीं करना, लाइक नेम, ईमेल और एज है,
और आप उसमें सिर्फ एज को अपडेट करना चाह रहे हो तो आप पैच को यूज़ करोगे, लेकिन आप पूरा नेम, ईमेल और एज तीनों को अपडेट करना चाह रहे हो देन यू गो विद पुट रिक्वेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो एक्सप्रेस जेएस है उसको देखेंगे कैसे स्टार्ट किया जाता है, और आपके जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं जिसमें आप अपनी रेस्टफुल एपीआईज भी बनाओगे और एडवांस हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी की आज की क्लास को रैप करें।